मेरा नाम राबिया है और मैं कराची शहर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मैं और मेरे एक चचा रहते थे। मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे और मेरे चचा तकरीबन पिछले 10 साल से अमेरिका में मुलाजमत करते थे। हमारे घर वाले आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे। मेरे चचा मेरे अब्बू से छोटे थे, मगर वो देखने में मेरे अब्बू से बहुत खूबसूरत थे। चचा को हमसे मिले 10 साल हो चुके थे। अब वो पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी। हमें अपने चचा की बहुत याद आती थी। हम रोजाना उनसे फोन पर बातें करते रहते और हमेशा उनके पाकिस्तान आने का इंतजार करते रहते। चचा भी हमें बहुत याद करते थे और हमसे मिलने के लिए तड़पते थे। मेरी अम्मी तो चचा से फोन पर कई कई घंटे बात करती रहती थी। हमारी खुशहाल जिंदगी में सिर्फ एक हमारे चचा की कमी थी। हमारे चचा की अभी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी वालदा हर वक्त उनके लिए रिश्ते तलाश करती रहती थी कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनकी शादी करवाएंगी। मेरी वालदा को कभी कभी मैं ये कहती कि आप तो मुझसे भी ज्यादा चचा से मोहब्बत करती हैं। 24 घंटों में आप जितनी बातें चचा से करती हैं, उतनी बातें घर के किसी फर्द से नहीं करती। वो मेरी बात अक्सर हंसकर टाल देती थी, लेकिन उन्हें क्या इल्म था कि वो अपने जिस देवर से बेटों जैसी मोहब्बत करती हैं, वो उनके साथ क्या करने वाले हैं, उन्हें कैसी तकलीफ से दो चार करने वाले हैं। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मेरी जिंदगी के दुख उन दुखों के आगे कुछ भी नहीं जो मेरी वालदा ने सहे हैं। हमारे घर में खुशी का वो लम्हा आन पहुंचा था कि जिसका इंतजार हम न जाने कितने बरस से कर रहे थे, लेकिन हमें क्या खबर थी कि हम दरअसल इस खुशी का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े गम का इस्तकबाल करने वाले हैं। उस दिन फोन की घंटी बजी तो दरअसल वो हमारे पुरसकून दिलों को खतरे की घंटी बजकर आगाह कर रही थी, लेकिन हम उस वक्त खुशी से निहाल इस बात पर ध्यान ना दे सके। उस दिन हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं कॉलेज से घर पहुंची तो फोन की घंटी बहुत बज रही थी। मैंने जो ही फोन उठाया तो आगे चचा मुखातिब थे, जिन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरे चचा के मुतालिक मुझे खुद भी ज्यादा याद नहीं था, क्योंकि जब वो अमेरिका गए थे तब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन अपने वालिदैन से मैं तमाम वाकयात इतनी मर्तबा सुन चुकी थी। मुझे अब अपने चचा की हर आदत का पता चल चुका था और मैं उनसे मिलने के लिए बहुत पुरजोश थी। लेकिन किसने सोचा था कि उनसे मिलना हमें खुशियों से नहीं गम से दो चार कर देगा। मैं तो जैसे खुशी से झूम उठी थी। मेरे चचा चांद 10 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे। जिस घड़ी का इंतजार हम मुद्दतों से कर रहे थे, वो वक्त आन पहुंचा था। हमारे घर में जूं ही ये खबर फैली, मेरे वालिदैन ने चचा की वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मेरे वालिद ने खानदान भर में फोन करके एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम शुरू कर दिया और मेरी वालदा का बस न चलता था कि आज ही मेरी चचा की हर पसंदीदा डिश बना ले। उनका कमरा, जो तकरीबन हर 2 दिन के बाद साफ होता था, एक मर्तबा फिर नए सिरे से सेट किया जा रहा था। उनके लिए अलग अलग तोहफे लाए जा रहे थे। मेरी वालदा उनकी शादी करना चाहती थी, लिहाजा वो मुख्तलिफ जगहों पर लड़कियां भी तलाश करके रख चुकी थी। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि ये तमाम खुशियां जो मेरी वालदा बहुत चाह से देखना चाहती हैं, वो ये तमाम खुशियां नहीं देख पाएंगी, बल्कि खुद ही तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगी, वो भी उस शख्स के हाथों जिसके मुतालिक वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं। खैर, मेरी वालदा तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और देखते ही देखते 2 दिन के अंदर वो अस्पताल पहुंच गईं। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें कैंसर की बीमारी है, लेकिन कभी उसकी तशखीस ना हुई और अब अचानक ही कैंसर बहुत तेजी से जिस्म में फैल गया है और अब उनका बचना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर के ये अल्फाज हम सब पर कयामत बनकर टूटे थे। अब्बू ने ये बात मेरे चचा से छुपा ली थी, क्योंकि वो वैसे भी वापस आ रहे थे। लिहाजा उनकी वापसी से सिर्फ चंद दिन पहले उन्हें इस परेशानी में मुब्तला ना करने का ये फैसला मेरी वालदा का था, जिसका हमने एहतराम किया है। ये मेरी जिंदगी का पहला झटका था, जिससे मैं संभली भी ना थी कि जिंदगी ने फौरन ही मुझे अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और मेरी जिंदगी में यूं बदलाव आते गए कि मैं भूल ही गई कि खुशी आखिर होती क्या है। मेरी वालदा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और मुझे लगता था जैसे मेरी जान मेरे जिस्म से निकल रही हो। मैंने आज तक अपनी वालदा को यूं बिस्तर पर बीमार होकर पड़े हुए नहीं देखा था और मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं जो वो फिर से पहले जैसी हो जाएं। लेकिन अब जिंदगी में शायद पहले जैसा कुछ भी ना बचा था।
میرے چچا کے آنے سے ایک دن قبل میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن یوں لگتا جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہوں، اور ہمارا شک بالکل درست تھا۔ وہ چچا کے انتظار میں تھی، اور جس دن میرے چچا اپنے گھر واپس آئے تھے اس کے اگلے گھنٹے ہمارے گھر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے تک ہم خوشی کی لہر میں تھے، اور اب پتہ نہیں ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں اپنے آنسو نہیں روک سکی اور اس بھری دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرے والد صاحب بھی غم سے نڈھال تھے۔ میری والدہ کی وفات نے میری روح کو چھوا تھا، اور میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ والدہ کے انتقال پر میرے چچا بھی بہت روئے تھے۔ ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا تھا۔ چچا نے فیصلہ کیا کہ وہ میری امی کو اپنے گھر کے صحن میں ہی دفن کریں گے، اور اس بات پر میرے ابو کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی، اب میرا زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں اپنی والدہ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی؟ میرا دل غم سے نڈھال تھا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اچانک اس حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ حادثہ بغیر کسی پیشن گوئی کے آیا تھا، اور میری زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر گیا تھا۔ اس دنیا کا سب سے عزیز رشتہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ غموں کی حد ہے، اب زندگی میں مزید کوئی غم مجھے بے چین نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں غلط تھی۔ میری زندگی میں فوراً ہی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے میری ماں کی موت سے بھی بڑا صدمہ تھا، اور میں حیران تھی کہ آخر اتنا کچھ سہ کر اور دیکھ کر میں زندہ کیسے ہوں۔ میں سوچتی کہ کیا میں بے حس ہو گئی ہوں؟ اب میں خود کو ہر دم الجھا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اب تاریکی چھا گئی تھی، اور میرے دل کی دھڑکنوں میں بے چینی کی لہریں ڈھل رہی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ میری امی کو فوت ہوئے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مجھے اکثر خواب آنے لگے کہ میری والدہ مجھ سے کہتی ہیں کہ تمہارے چچا میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس صحن سے نکالو اور مجھے اصل قبرستان میں دفناؤ۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ شاید میری والدہ کی بے انتہا یاد آنے کی وجہ سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وقت گزرنے کے باوجود بھی میری والدہ کا انتقال میرے دل کو مزید دکھی کرتا رہا تھا۔ وہ بہت پیاری اور محبت بھری شخصیت تھیں، جنہیں یاد کر کے میرے دل میں کمی کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن جب مجھے 3 دن مسلسل یہ خواب آیا تو میں تفتیش کا شکار ہو گئی۔ میں اپنے چچا پر شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب اس خواب کو بھی نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ دراصل میری والدہ شادی کر کے جب ہمارے گھر آئیں تو میرے چچا کی عمر صرف 5 سال تھی۔ میری دادی اماں اور دادا ابو کا انتقال ہو چکا تھا، چنانچہ میری والدہ نے میرے چچا کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان کو اپنے سگے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ میرے چچا بھی میری والدہ کو اپنی سکی ماں کی طرح سمجھتے تھے، ان کی ہر بات مانتے تھے۔ میرے والد اور والدہ نے میرے چچا کو پڑھایا لکھایا تھا، اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے چچا نے ملازمت ڈھونڈنا شروع کر دی۔ بہت تلاش پر انہیں پاکستان میں کوئی نوکری نہ ملی۔ تب میرے والد صاحب کی کوشش پر آخر کار ان کی امریکہ میں ملازمت لگ گئی، اور وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن میرے والد صاحب ان کا بہترین مستقبل چاہتے تھے۔ چنانچہ میرے والد صاحب کے اصرار پر چچا جان ہمیں روتا چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، اور امریکہ میں ہی مقیم ہو گئے۔ میری والدہ انہیں بہت یاد کیا کرتی تھی، روز ان سے کئی گھنٹے باتیں بھی کرتی۔ وہ ان سے اپنے سکے بیٹے کی طرح محبت کرتی تھی، ہمیشہ ان کا انتظار کرتی تھی کہ کب وہ پاکستان آئیں گے۔ چنانچہ جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو یہ خوشی میری والدہ کے لیے بہت بڑی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور میرے چچا کے آتے ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے چچا پاکستان پہنچے اور میری والدہ کی اس حالت کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ وہ روتے جاتے اور کہتے کہ انہیں پہلے کیوں نہ بتایا کہ یہ سب ہو گیا ہے، اور ابھی وہ میری والدہ کی بیماری کے صدمے میں ہی تھے کہ میری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا، جو ہم سب کے لیے ہی ایسا موقع تھا کہ کسی کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے بری حالت میرے چچا کی تھی، جو 10 سال بعد پاکستان آئے، اور آتے ہی انہیں اس غم سے دوچار ہونا پڑ گیا۔ وہ میری والدہ کی چارپائی سے لپٹ کر روتے رہے۔ میرے چچا کے دماغ میں میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا، جن سے ملنے کے لیے وہ پچھلے 10 سال سے تڑپ رہے تھے۔ جب ان سے ملنے کا وقت آیا تو میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔
इस दौरान मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा के तदफीन के लिए कई कोशिशें की, लेकिन मेरे चचा की गमनाक हालत की वजह से उनकी तदफीन का अमल मुश्किल हो गया था। चचा मेरी वालदा के जनाजे को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे रहे थे। मेरे वालिद साहब मेरी वालदा को कब्रिस्तान में दफन करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे चचा की गम की ये हालत थी कि वो मेरी अम्मा को दफन नहीं होने दे रहे थे। मेरे वालिद साहब और रिश्तेदारों के इसरार पर मेरे चचा राजी हुए और ये शर्त रखी कि मेरी माँ जैसी भाभी को मेरे घर के सहन में दफन किया जाएगा। उनका गम और दिल तोड़ने वाला मंजर देखकर सारे इस बात पर राजी हो गए। हमारा घर काफी वसी था। हमारे घर के आगे और पिछली तरफ दोनों तरफ सहन बना हुआ था। पिछली साइड वाला सहन काफी बड़ा था और वहाँ एक छोटा सा बाग भी बना हुआ था जो मेरी वालदा को दफन करने के लिए मुनासिब साबित हुआ था। इस अमल के जमरे में हमने मुख्तलिफ आईनी रस्मों रिवाज का ख्याल रखा। मेरी वालदा को बराबर इज्जत दी गई और उसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को एहसास दिलाया गया कि हमें एक खानदानी और मोहब्बत भरी जगह पर इकट्ठा करने की तवानाई है और घर के इस सहन में मेरी वालदा को दफन कर दिया गया। मेरे चचा की हालत को देखकर मैं उनके दर्द को समझने की कोशिश करती रही। उनकी हालत ने मेरे लिए ये बात समझना ज्यादा आसान बना दी कि कभी कभी खिदमत करना और अपने अजीज को कब्र की तरफ पहुंचाना प्यार और कुर्बानी की अलामत होता है। हम यकीनी तौर पर रोजाना वालदा की कब्र पर दुआ करते और फातिहा खानी करवाते रहते थे। मैं तो दिन में कई बार वालदा की कब्र पर चली जाती थी। ये अमल हमारे लिए इंतहाई अहमियत रखता था क्योंकि ये हमारे कदमों को कायम रखता था और मेरी वालदा की रूह को आराम देता था। लेकिन अक्सर मुझे उनकी कब्र की ऊंचाई कम लगती तो कभी उनकी कब्र के किसी हिस्से पर मिट्टी पिछले दिन से कम होती, यानी एक रोज कब्र बड़ी होती तो दूसरे दिन उसकी मिट्टी कम होती। लेकिन मैं इन बातों पर इतना ध्यान ना देती क्योंकि मैं तो अपने ही गम में निढाल थी। मैं तो बस उस कब्र पर अम्मी के इसाल के लिए कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। ये इबादत का अमल हमारे दिलों को पुरउम्मीद और शफकत की सिमत मोड़ता था। जिंदगी के सफर में हमें कभी कभार ऐसे वाकयात का सामना करना पड़ता है जो हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देते हैं। ऐसा ही एक अजीब वाकया मेरी जिंदगी में वाकया हुआ है जब मैं इस ख्वाब के जरिए एक बहुत बड़ी हकीकत तक पहुंची थी। मुझे कई रोज से वो ख्वाब परेशान कर रहा था, लेकिन इन ख्वाबों में ये बात वाज़ेह ना होती बल्कि कोई इशारा मौजूद होता। लेकिन उस रात गहरी नींद में सोते हुए मेरे ख्वाबों की दुनिया में एक नागहानी सरगर्मी पैदा हुई। मेरी प्यारी वालदा मोहतरमा ख्वाब में आई और मुझे एक अहम खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे चचा मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से निकाल कर कहीं और दफन करो। ये बात सुनने के बाद मेरे दिल में डर और परेशानी की लहर उठ गई। ख्वाबों का देखना मामूली तौर पर ऐसा तासुर नहीं रखता, लेकिन ये ख्वाब मेरे दिल को दहशत ज़दा कर गया था। मैं फौरन उठी, वजू किया, तिलावत कुरान पाक की और अल्लाह ताला से अपनी वालदा की कब्र में हिफाजत की दुआ की। तब जाकर मेरे दिल को तसल्ली हुई और मैंने उम्मीद की कि शायद ये ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब ही होगा जो मुझे दोबारा नहीं आएगा। उस रोज मेरा पूरा दिन घबराहट और परेशानी में गुजरा था। मेरे वालिद साहब काम पर गए थे और मैं उन्हें ख्वाब के बारे में बताने का सोचती रही, मगर मेरा दिल इतना खौफजदा था कि वालिद साहब के काम से वापस आने पर भी मैं उन्हें ख्वाब के बारे में कुछ ना बता सकी। दूसरी रात जब मैं सोई तो उस रात मेरी वालदा दोबारा से मेरे ख्वाब में आई और सख्ती से मुझे कहा कि मुझे फौरन यहाँ से निकालो वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अब मैं मजीद इस बात को अपने अंदर दबा नहीं सकती थी और फौरन वालिद साहब के पास गई और उन्हें जगाया और सारा वाकया उन्हें सुनाया। मेरे वालिद साहब ने अंदाजा लगाया कि शायद कब्र में उनकी मैयत को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे वालिद साहब फौरन उठे और कब्र के पास गए और कब्र की खुदाई शुरू कर दी। जब मेरे वालिद कब्र की खुदाई कर रहे थे तो वो कब्र बराबर ना थी, बल्कि दिन के वक्त ऐसा ना होता। लेकिन अपनी परेशानी में मेरे वालिद ने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दिया और अपने कामों में मसरूफ रहते। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब ने कब्र की मिट्टी हटाई तो नीचे जो मंजर हमने देखा तो हमारे सरों पर आसमान फट गया। वहाँ मेरी वालदा की मैयत की बजाय मेरे चचा लेटे हुए थे और मेरी वालदा की मैयत वहाँ पर मौजूद ना थी। मेरे वालिद को देखकर मेरे चचा घबरा गए।
मेरे वालिद ने उन्हें बाहर निकाला और कब्र में देखा तो मेरे चचा ने अपने कमरे से एक सुरंग कब्र तक खोदी हुई थी। ये देखकर हम हैरान हुए और हमें इल्म हुआ कि इस सुरंग के जरिए वो कब्र में दाखिल हुए थे। मेरे वालिद साहब ने चचा से इस अमर के बारे में पूछा कि मेरी बीवी की मैयत कहाँ है। मेरे चचा पहले तो हमें कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन मेरे वालिद का बेपनाह गुस्सा देखकर उन्होंने आखिर हकीकत से पर्दा उठा दिया और इस हकीकत को जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने बताया कि उनकी मैयत मेरे कमरे में है। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि मेरे चचा जिनसे मेरी वालदा इतनी मोहब्बत करती थी, वो चचा मेरी वालदा की मैयत की बेहुरमती किस तरह कर सकते हैं। मुझे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मेरे चचा ने कहा कि मुझे उनकी बड़ी फिक्र होती है कि आखिर भाभी यहाँ कैसे रहती होंगी। वो तो हर वक्त घूमती फिरती और सबसे बातें करती रहती थी। अब यूं सारा दिन यहाँ अकेले कैसे गुजारती होंगी। इसलिए उनकी कब्र में रात के वक्त मैं लेट जाता हूँ। रोजाना भाभी का दीदार भी कर लेता हूँ और पहले की तरह रोजाना कई घंटे उनसे बातें भी करता हूँ, मगर अब वो मुझे कोई जवाब नहीं देती, बस मेरी बातें सुनती रहती हैं। मेरे वालिद साहब ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चचा को मारा था, मगर मेरे चचा को इस थप्पड़ से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो बस रोते हुए यही कह रहे थे कि मेरी भाभी को मुझसे जुदा मत करो, ये मेरी माँ है। उनकी ऐसी बातें सुनकर हमें जो कुछ समझ आ रहा था हम समझना नहीं चाहते थे, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि मेरे चचा को मेरी वालदा की वफात का गहरा सदमा पहुंचा था। मेरे वालिद ये सुनकर इस तराप का शिकार होने लगे कि हमने अपने गम में इस बात पर ध्यान ही ना दिया कि मेरी वालदा की मौत ने हमें जज्बाती नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मेरे चचा को जहनी सदमा भी पहुंचा था, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों की तरफ से मेरे कान में पड़ी कि मेरे चचा के आते ही मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है। हम इस बात को नहीं मानते थे, क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे चचा ने इन बातों को दिल से लगा लिया था और अब वो ऐसी हरकतें कर रहे थे। अगर वो जहनी सदमे में ना होते तो हरगिज ये हरकत ना करते। मेरे वालिद साहब ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वो तो बच्चों की तरह जिद पर उतर आए थे। और फिर जब वालिद साहब ने चचा को इस ख्वाब के बारे में बताया और कहा कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचे, यकीनन तुम ऐसा हरगिज नहीं चाहोगे। मेरे चचा ने फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगी और मेरे वालिद साहब के कहने पर मैयत को बड़े कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इस वाक़ये के बाद मेरे चचा जहनी मरीज बन गए हैं। अब उनका एक बड़े डॉक्टर से इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें ठीक होने में 1 साल का वक्त लग सकता है। फिर एक शब वालदा मोहतरमा मेरे ख्वाब में आई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और शुक्राने के लहजे में मुझे देखा। फिर 8 माह बाद जब मेरे चचा की हालत काफी बेहतर हुई तो उन्होंने अपने इस अमर की अल्लाह ताला से माफी मांगी और बाकी तमाम लोगों से भी माफी मांगी। तब उन्हें इस बात की समझ आ गई कि उनकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मरने के बाद मरने वालों को सिर्फ दुआओं की जरूरत होती है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि हर रूह ने मौत का जायका चखना है, चाहे कोई हमारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो। जब उसकी मौत लिखी होगी तो वो लाजमी इस दुनिया से रुखसत करेगा, हम लाख चाहें, लेकिन होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। मेरे चचा को ये बात समझ में आ गई कि यूं कब्र की खुदाई एक जायज अमल नहीं है, लेकिन ये अमल इतना आसान भी ना था, क्योंकि वो अजीब से सदमे से दो चार होकर अजीब हरकतें करने लगे थे और उन्हें वापस जिंदगी की तरफ लौटने और इस सदमे को झेलने में काफी वक्त लगा था। अब मेरे चचा ने फैसला कर लिया था कि वो अब हमें छोड़कर अमेरिका नहीं जाएंगे और वो यहीं कोई बिजनेस करेंगे। और फिर मेरी अम्मी ने अपनी जिंदगी में जिन लड़कियों को मेरे चचा के लिए देखा था, उन्हीं में से एक लड़की मेरी चच्ची बन गई। मेरी वालदा की मौत का सदमा तो मेरी जिंदगी से कम ना हुआ, लेकिन घर वालों की कोशिशों से मैं अपनी जिंदगी में वापस नॉर्मल होने लगी हूँ और खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगी हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आता कि मेरी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन आखिर उनके लिए दुआ करने के अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी मेरी वालदा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा दे।